अब देखें ना प्राइवेट लोगों की स्टील मिल कितनी अच्छी चल रही है, बिल्कुल चल तो रही ये है। हमारी स्टील मिल क्यों नहीं चलती? फिर मुझे लोगों ने कहा पाकिस्तान में कि यार आप जब पीते ही नहीं हैं तो मल्टीनेशनल में आप ऊपर कैसे जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जूस पिला पिला के ऊपर चला गया। अरे जबरदस्त। अल्लाह पे भरोसा, तवक्कल। अस्सलामुअलैकुम कॉर्पोरेट पाकिस्तान, मेरा नाम उबैद है एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ विक्ट्री स्पेक्ट्रम। हमारी जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में है एंड दैट इज पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तानी पर्सनालिटीज, ऐसे पाकिस्तानी बिजनेसेस जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, हम उन बिजनेसेस की सक्सेस स्टोरीज और इंडिविजुअल्स की करियर जर्नीज इस पॉडकास्ट में आपके सामने पेश करेंगे ताकि वील गेट द लर्निंग्स एंड वील गेट द केस स्टडीज फ्रॉम इट। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं और मेरे दिल के बेइंतहा करीब हैं, क्योंकि इनकी कंपनी से एज एन इंटर्न मैंने अपने करियर का आगाज किया था एंड एट दैट मोमेंट ही वाज सर्विंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड क्लस्टर सीईओ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो बाय क्वालिफिकेशन he has done BE Electronics from NED University and Masters in Electronics Engineering from King's College, University of London. He is also the recipient of Sitara Imtiaz in the year 2006 and also the recipient of major scholarships of Pakistan, that is Quaid-e-Azam Scholarship, Nishan-e-Haider Scholarship, National Talent Scholarship, and in his professional career he served as the Managing Director and Cluster CEO of West Asia for Siemens Pakistan, Chairman of Pakistan State Oil, the largest energy company, and also served as the Federal Minister for the Petroleum and Energy in the year 2013. Please welcome the one of the leading business leaders of Pakistan, Sir Sohail Wajad Siddiqui. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब खैरियत है? शुक्रिया आपके बुलाने का। सर थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। तो हम अपनी जो है गुफ्तगू आगाज करते हैं। सर नॉर्मली मैंने अपने रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग के करियर में देखा है कि एक जो कैंडिडेट होता है वो नॉर्मली 5 से 6 एम्प्लॉयर्स को ज्वाइन करता है इन हिज प्रोफेशनल जर्नी। आपने एक ही कंपनी को ज्वाइन किया, सीमेंस को, और यू मूव्ड अप टू द लेडर। तो क्या क्या चैलेंजेस आए एज अ पाकिस्तानी एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अ जर्मन ग्लोबल कंपनी एक्चुअली? देखिए जी, जब मेरी बचपन से तरबियत ऐसी हुई कि वालिदैन ने मेरे वालिद ने मुझे किरदार बन के दिखाया कैरेक्टर से, और माँ ने मुझे तरबियत दी। उनका एक ही विज़न था या उनका मुझे एक ही मुतालबा था कि बेटा कभी नंबर 2 नहीं आना, क्योंकि नंबर 2 को कोई याद नहीं रखता। तो वो नर्सरी से दिमाग में बिठाना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि नर्सरी से लेके और आज तक मैं किसी इम्तिहान में नंबर 2 नहीं आया, हर एक में गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और तो ये तरबियत हो गई। कैरेक्टर बाप ने दे दिया कि कोई गलत काम नहीं करना। जब मैं लंदन जा रहा था तो उन्होंने एक जुमला बोला, बेटा जब वहाँ मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करना चाहता, जब वापस आओ एक तो माँ बाप ना बदलना और एक अपना मादरे वतन, क्योंकि जब पैदा होते तो माँ की गोश होती और जब मरोगे तो इसी ज़मीन में दबोगे। तो ये 2 चीज़ें नहीं, तो इसलिए आज तक मैंने कोई पासपोर्ट नहीं लिया, जबकि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजरी। बिल्कुल सही। अच्छा, और फिर उन्होंने अपने किरदार से कहा कि देखो कोई ऐसी बात वहाँ ना करना कि तुम वापस आके उसे अपने माँ बाप से शेयर ना कर सको, बहन भाइयों से शेयर ना कर सको, बीवी बच्चों से शेयर ना कर सको आइंदा ज़िंदगी में, और ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर इत्तेफाक से मुझे ससुराल भी ऐसी मिली, जो मेरी शादी जल्दी हो गई कि वो भी एंटरप्रेन्योर्स थे सारे और बिजनेसमैन थे। तो मेरे ससुर का भी किरदार बहुत ही था, और दूसरा मेरी सास बड़ी जल्दी चली गई, लेकिन उन्होंने भी बहुत मुझे एक तरीके से वो समझाया और चीज़ें। तो मैंने ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस को कायम रखा। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात है कि खुश रहना सीखो। पैसे कमाना या तरक्की करना ये खुद ब खुद हो जाएगा। हम कहते हैं अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स यू हैप्पी, क्या कहते हैं, वेल्दी हेल्दी एंड दिस वाइज, बट हैप्पी नहीं बोलते। कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि खुश रहना सीखो, वो कहते हैं रईस हो जाओ, ये बन जाओ। वो मेरे साथ साथ मेरे वालिद ने मुझसे कहा देखो जिस हाल में हो खुश रहना,
ताकि तरक्की कर सको, आगे की सोच सको। वरना माजी में रहोगे और हाल में नहीं काम करोगे तो मुस्तकबिल कभी भी ठीक नहीं होगा। हमें काम सिर्फ हाल में कर सकते हैं ना। हमारी पूरी कौम जो है ना वो माजी को कोसती रहती है, हाल में कुछ नहीं करती, तो जो हाल होता है वो भी माजी बन जाता है थोड़ी देर में। बिल्कुल सही है। तो इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो हाल है ना, और थोड़ी देर बाद यही माजी होगा। समझ गए ना आप मेरी बात? तो मेरा कहने का मकसद है कि एक तो ये तरबियत रही, फिर दूसरी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं इसमें आया मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वहाँ मुझे मेरे वालिद साहब और मेरे जो वालिद साहब के दोस्त थे जो बड़े, क्योंकि मेरे भाई साहब जज थे और काफ़ी सीनियर जज थे, तो उनके साथ बड़े बड़े लोगों से मुझे उस ज़माने के जो रहनुमा थे तो मुलाकात करने का चांस, आज जो भी हैं उन सबको तकरीबन मैं जानता हूँ उनके बच्चे। तो उन्होंने उन सबसे एक चीज़ समझ में आई कि यू हैव टू बी डिफरेंट फर्स्ट एंड करेजियस। डिफरेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि आप पहचाने नहीं जाएंगे मजमे में। अगर आप मजमे का हिस्सा बन जाएं तो डिफरेंट, जब तक आप कोई डिफरेंट नहीं होंगे दूसरों से, तब तक लोग आपको वो फोकस नहीं कर सकेंगे, आइडेंटिफाई। दूसरी चीज़, यू हैव टू बी फर्स्ट, यानी कोई ऐसी चीज़ करें जो कभी किसी ने ना की हो। क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमेशा हमारी जो मेंटलिटी है, माइंडसेट पाकिस्तानी की, वो चेंज करनी है कि ये तो कभी हुआ ही नहीं यार, तो तुम क्या कह रहे हो। ये तो आप पैदा भी तो पहली दफ़ा हुए हैं ना, पैदा क्यों हुए थे फिर, अगर नहीं होना चाहिए था तुम्हें पैदा। तो हर चीज़ एक्सपीरियंस होती है। तो हम पहली दफ़ा करने, दुनिया हमेशा जो इन्वेंशन करती है, इनोवेशन करती है, वो पहली दफ़ा होता है। पहले से हुआ हो तो फिर आप फ़र्क क्या होगा आप में और मुझ में। तो वो जो है ना, तो वो एक तो ये समझाया गया, और दूसरा इसके लिए हिम्मत चाहिए। यानी आपको नया काम करने का, मिसाल तौर पे मैं यहाँ कोई है देखे ना, इंडियन का प्राइम मिनिस्टर सूट पहन के नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है, अपना ड्रेस हुए, तो उसकी हिम्मत है ना इतने मजमे में। हमारे लोग फ़ौरन अच्छा सा सूट खरीद लेते हैं, करमानी का, कनाली का, तो वो दिखाते हैं कि हम तो बड़े रईस हैं, हमारा नंबर 4 और 3 है इकॉनमी में, लेकिन हम फिर भी बड़े सादे कपड़े पहन के आते हैं। हर एक कोई जो ब्रांड है उनकी कीमतें तो सबको पता है ना। तो आप अगर चेक करें इस तरह, तो ये जैसे, तो ये सादगी जो है ना, ये सीखी कि भाई कुछ भी हो जाए अपना स्टैंडर्ड वहीं रखो जहाँ तक खुश रह सको। अब जब हम गए सीमेंस में, तो हमने सबसे पहले काम ये किया जिससे मैं डिस्टिंग्विश हुआ और जिसकी वजह से मेरा कैरियर शुरू हुआ, कि मैंने सर्विस को एज अ प्रोडक्ट बना दिया। पहले आफ्टर सेल सर्विस थी ज़माने कि आफ्टर सेल सर्विस हर एक का, हमने कहा नहीं, हम सर्विस आफ्टर सेल तो करेंगे ही, लेकिन वो तो गारंटी और वारंटी में आ जाती है ना आफ्टर सेल। लेकिन हम आपको हर जो भी चीज़ बेचेंगे उसकी सर्विस करते रहेंगे आप, हम, ताकि हम उनके अंदर, तो जब ये प्रोडक्ट हमने, अब ज़्यादा वक्त कम है तो इसलिए मैं बता, तो ये इतना इनोवेटिव आइडिया था कि उन्होंने मुझे जर्मनी भेज दिया, बोला ये जाके सारा प्रेजेंट करो, अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो मैं फिर एज ए सीनियर कंसल्टेंट टू सेंट्रल बोर्ड हो गया फ़ौरन, यानी यहाँ से जंप लगाई और वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ जब सारे बोर्ड्स के साथ बैठा तो ज़ाहिर है सबको मुझे पहचानने लगे, क्योंकि 8 मेंबर होते थे सेंट्रल बोर्ड के, उसमें डॉक्टर विलियम को मैं, तो उन्होंने मुझे ग्रूम किया, फिर मैं गया। और फिर आप, यानी फार्मूला क्या काम आया, फर्स्ट डिफरेंट एंड करेजियस, और उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाओ ना, सिर्फ बोलो नहीं, काम करके दिखाओ सर, एग्जीक्यूशन वो करके दिखाया। तो जाहिर है उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो आई वॉज द फर्स्ट नॉन जर्मन, यानी जर्मन की बात नहीं मैं कर रहा, यानी अमेरिकन, किसी भी दुनिया में 190 मुल्कों में उस वक्त सीमेंस थी, लेकिन किसी भी सीमेंस में कोई नॉन जर्मन एमडी नहीं था जब मैं बना। लास्ट में लोगों को बताऊंगा, यंग जनरेशन को, कि देखो अपना विजन बहुत क्लियर रखो। ये मेज़ मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं कल आपको, आज मैं देखूं कि आप कल क्या होंगे। आज तो मैं आपको देख रहा हूं कि आप ये कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन मुझ में, आप में, मुझे देखना इस वक्त जो आप बातें कर रहे हैं उससे मुझे मकसद नहीं है। मुझे ये देखना कि बंदे में सलाहियत क्या है, जो आगे, जो मैं, तुम नहीं देख रहे हैं, मैं देखूंगा। मेरा काम है, क्योंकि देख तो मैं रहा हूँ ना, आप मुझे परखने की सलाहियत, परखने की सलाहियत, बिल्कुल ठीक है। फिर तो फिर पता चलेगा इस बंदे को उठाया कैसे जाए। बिल्कुल सही है। तो ये मैं नई नस्ल को कहता हूँ कि भाई अपने आप को काम तो करो। अब्बा के बलबूते पे पिदरम सुल्तानपुर, मेरे अब्बा ये थे, मेरे अब्बा वो थे, होंगे, हमारे भी थे, लेकिन हमने तो आज तक कभी नहीं कहा। हाँ, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका नाम बड़ी अदब से लेते हैं, और उनके जो तो बताए हुए तरीके हैं उस पर चलते। किरदार क्या था मेरे अब्बा का, कभी शराब ना पीना, बिल्कुल सही है, कभी ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें। तो मुझे जर्मन हंसते थे मुझे कि तुम जिंदा क्यों रहते हो। तो फिर मुझे लोगों ने कहा पाकिस्तान में कि यार आप जब पीते ही नहीं हैं तो मल्टीनेशनल में आप ऊपर कैसे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जूस पिला पिला के ऊपर चला गया। अरे जबरदस्त, अल्लाह पे भरोसा, तवक्कल,
तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा। तो अल्लाह ने मुझे दिखाया लोगों को जो मेरी मजाक उड़ाते थे कि आप तो पीते ही नहीं हैं, तो उनको दिखाया कि देखो ये मजदूर से कहाँ तक पहुँचा है, और आज तक हाथ नहीं लगाया, ना वालिद ने लगाया, ना किसी ने। हमारे यहाँ ये चीज़ होती नहीं कोई इस तरह। तो कहने का मकसद है किरदार बनाना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। एंड यू हैव टू बी फर्स्ट डिफरेंट एंड करेजियस एंड रिस्पॉन्सिबल। एक्सीलेंस की तलाश करो और फिर इनोवेशन करो। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइएगा, एज अ CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर सीमेंस, आप कोई मेमोरेबल जो डील्स आपने की हुई हों, कोई ऐसे माइलस्टोन अचीव किए हों? मैंने सिर्फ एक काम किया। जब आया तो कंपनी थी 2.5 बिलियन की। ओके। जब मैंने छोड़ी तो वो थी 70 या 72 बिलियन की। जहाँ अब काफ़ी छोड़े हुए भी 10 साल हो गए, एग्जैक्ट फिगर याद, यानी उस वक्त डॉलर था शायद 68 का या 69 का। तो तकरीबन हमारी वाहिद कंपनी थी $1 बिलियन से ऊपर की पाकिस्तान, और नंबर 1 रहती थी हर चीज़ के अंदर नंबर 1। मैंने कंपनी को भी नंबर 1 बना दिया, जो मेरी वालदा का ड्रीम था। तो वो जो है ना, और सबको पता ही, कोई छुपी हुई बात नहीं है, एनुअल रिपोर्ट आती थी सब, उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ करता था। मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने किसी को अपना कंपटीटर नहीं समझा इस तरीके से कि मैं उसको डाउन कर दूं या उससे। तो कोलैबोरेशंस पर ज़्यादा फोकस किया? मैंने कोलैबोरेशन भी किया, साथ में मैंने अपना जो मेरिट है वो इतनी बढ़ाई कि बाकी सारे कंपटीटर, जिन्हें कंपटीटर कहते हैं, वो पाकिस्तान से गायब हो गए थे सिवाय सीमेंस के। ओके। वी वर नंबर 1। आपको कोई और मेरा जैसा काम करने वाला, कंपनियां बंद करके चली गई थी। ओके। और जब मैंने जो वापस आई हैं वो ना, जब मैंने रिज़ाइन किया और वो, तो उसके बाद ज़ाती वजूहात की बिना पे, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने लोगों से लड़ना नहीं है, लोगों को साथ लेके चल। फिर आप हर ऑर्डर साइन, मैंने गैस के बड़े बड़े ऑर्डर साइन किए। सीमेंस उस ज़माने में फर्स्ट था जिसने गैस एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग और ये एनर्जी में मैंने सारी तरबेला से लेके हर चीज़ के बड़े बड़े इतने ऑर्डर साइन किए हुए हैं कि मेरी हर चीज़ में मोनोपोली हो गई थी एक तरीके से ना, कि मैं 40% से 50% से ज़्यादा शेयर था मार्केट का। मेडिकल में, इंडस्ट्री में, एनर्जी में, सर्विसेज में, रिपेयर में इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाता। मैंने सारी मोटरें जितने, चाहे ABB की हो चाहे GE की, वो तो यहाँ से चले गए थे, तो मैं उनकी मोटरें भी रिपेयर कर देता था अपनी वर्कशॉप। जबरदस्त। तो हर जो कहता था यार फिर सीमेंस, अगली मोटर हम सीमेंस की लेंगे क्योंकि ये तो यहीं रिपेयर करते हैं, हम उनकी भी कर देते। तो एक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया कस्टमर्स में। ये आप एज अ मुल्क मिनिस्टर भी मैंने यही काम किया। एक हफ्ते में मैंने 150 mm CFD लाइन में डाल दी। ओके। ओके। सिर्फ एक काम करके, थोड़ा सा ना, और वो एक हफ्ते यानी 1000 मेगावाट की, ये मेरा सक्सेस स्टोरी है एज ए मिनिस्टर ना। मतलब 1000 मेगावाट की आज जो उस वक्त से अब तक चल रही है, आप कीमत निकालें 13,000 तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आएगी। बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप ऐसा काम करें जिसे आप बता तो सकें ना कि मैंने क्या किया है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ ये कहना है कि पिछले लोग गलत थे और जिसने ज़्यादा कर्जा ले लिया, मैंने कम लिया, उसने ये किया, ये दिस इज, आई हेट दिस थिंग। दैट्स व्हाई आई एम नो मोर इन पाकिस्तान रिस्पेक्टेड कि भाई ये तो बड़ी अजीब अजीब बातें करता है, इसको क्या करें इसका। तो मेरा कहने का मकसद है, आजकल आप ऐसे लोगों की को जब आप अपनाएंगे नहीं, उनको मौका नहीं देंगे सिस्टम में, तो वो बेकार हैं। उनकी जितनी उनका तजुर्बा, मैंने भाई जर्मन मेरे रिश्तेदार तो नहीं थे, अगर उन्होंने मुझे 17 क्लस्टर CEOs थे, उसमें से एक मैं था पूरी दुनिया में। तो 17 आदमियों में अगर पहुंचाया, पहले जब मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब 190 मुल्कों में 17 लोग थे, तो एक 17 में एक मैं भी था गलती से। तो वो मेरा वहाँ जर्मनी में मेरा ना बाप की सिफारिश चल सकती थी, ना किसी रिश्तेदार की, ना मेरी, सिर्फ मेरिट चल सकती। तो मेरिट, मैं आज भी बच्चों को कहता हूँ कि अगर तरक्की करनी है तो आप मेरिट, सच बोलना सीखें, गलती भी हो जाए सच बता दो, सही है, उसको कम, तो ब्लैकमेल नहीं हो गए। तो वो जो है ना, सच बोलो, मेरिट को देखो और इंसाफ देखो कि इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो आवाज़ उठाओ, नहीं उठा सकते तो कम से कम सच बोलो, उसका साथ मत दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? देखिए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस किसी की भी नहीं होती, ना कोई रोल मॉडल होता मेरी नज़र में। रोल मॉडल तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकते हैं, जो हो नहीं सकते हम लोग में से कोई। बिल्कुल सही है। लेकिन हर रोल में एक आदमी का वो होता है मॉडल, और उसमें हर रोल में कोई सक्सेस होता है और वही आदमी किसी रोल में फेलियर होता है। बिल्कुल ठीक है। कि एक बाप के हैसियत से बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन दामाद की हैसियत से अच्छा नहीं है, या बेटे की हैसियत से अच्छा नहीं है, मियाँ की हैसियत या बाप की हैसियत।
तो वो जो है ना, कहने का मकसद है कि आप हर उस रोल की तरफ तवज्जो दें। क्योंकि मैंने अब्बा से पूछा था ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा था, मेरे वालिद ने कहा देखो रोल चेक करो कि किस रोल में कौन अच्छा है, जो सबसे अच्छा सबसे लेते चले जाओ, वो अडॉप्ट कर लो। क्योंकि हर आदमी क्या कहते हैं ह्यूमन ना, कि हर आदमी गलती का पुतला है। तो वो जो है ना, जब आप गलती के पुतले हैं तो हर एक में गलती है, तो आप गलतियां ना अपनाएं ना, अच्छाइयां अपनाएं। अगर मुझे चांस है इस वक्त ये देखने का उबैद की क्या अच्छी चीज़ है तो मैं वो उठाऊं, आपकी समझो ना कि मैं गलत चीज़ को भी अडॉप्ट कर लूँगा, मैं मेरा रोल मॉडल। तो बुत परस्ती हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल सही है। इसलिए डेमोक्रेसी नहीं होती यहाँ इस्लाम में, कि हम तादाद नहीं गिनी जाती, तोली जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो तादाद तो आपके गुनाह भी तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छाइयाँ भी तोली जाएंगी, गिनी नहीं जाएंगी। तो ये सोच डेवलप करेंगे तो सक्सेस, ये सोच ही मेरी जितनी मैंने आपको अभी तक बताई, यही मेरे सक्सेस का राज है। ओके। और फिर उसके बाद जब ये सारी सक्सेस है तो मैंने इसे 3-4 फार्मूलों में सिमट लिया, वो जो आखिर में आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही है सर। सैप लॉन्च करा पाकिस्तान में अंडर योर लीडरशिप, नंबर 1 वो वही वाली बात, फर्स्ट करेजियस एंड क्या इश्यूज आए, कंपनीज ने कैसे रिस्पॉन्स किया? 96 में मैंने पहली दफा सुना कि वो Y2K बग आ रहा है। ओके। नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल दुनिया बंद हो जाएगी, चल जाएगा, नामा हो जाएगा, सारी दुनिया सॉफ्टवेयर कंपनियों ने मिलियंस एंड बिलियंस बनाए इस चक्कर में। तो सारे प्रोडक्ट होता है, जैसे कोविड आ गया तो सबने बनाए, फार्मा मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमने जब देखा तो मैं गया, एक दिन मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा था यहाँ से जर्मनी, तो मेरे बराबर में एक खातून बैठी थी, खतीजा, वो MD, वो इत्तफाक से बातचीत शुरू हो गई। तो मैंने कहा मैं ये करता हूँ, उन्होंने कहा मैं सैप की MD हूँ, और सैप के में क्या मैं 30% शेयर सीमेंस का भी था उस ज़माने में। तो और हमारा भी एक बोर्ड पे, तो उसने कहा आप भी सीमेंस के, हम तो ये किए हैं ये हैं। तो मैंने कहा यार, तो उससे मैंने कहा कि तुम पाकिस्तान आओ और देखो हमारा मार्केट कितना राइप है इस चीज़ के लिए, वहाँ कोई है ही नहीं, यानी आप हर एक को बेच सकते हैं। पाकिस्तान में IT का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 96 की बात कर रहा हूँ, तो आप सबको बेच सकते हैं। तो वो आई यहाँ सर्वे किया हमने, उसे डाटा दिया सब किया, उससे बड़ा इंप्रेस हुई, यार ये तो हो सकता है। मैं कहा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पहले हम अपने यहाँ लगाएंगे फिर हम दूसरों को देंगे, ताकि हम कहेंगे भाई ये लगा हुआ है, आप आके देख लें और आप खरीद लें अपने। तो वो फिर मज़े में बस वहाँ से शुरू हो गया, और लोग मुझे पागल कहते थे। आज हर जगह SAP लगी, हर जगह SAP, बिल्कुल सारे बच्चे मेरे लगे हुए हैं SAP के, आधे से ज़्यादा जो आपके ट्रेनिंग सेंटर में होते थे। 7-8 हज़ार लोग हैं आराम को, इधर उधर मिडिल ईस्ट फलाना, जो सीमेंस पाकिस्तान के ट्रेंड किए में पाकिस्तान। बिल्कुल सही। इस वक्त मेरे ख्याल है कम से कम नहीं तो हज़ारों में होंगे। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी करी थी सर, दुबई और अफगानिस्तान सारी एक्सपोर्ट शुरू कर दी। हम वीवर इंजीनियरिंग में हम नंबर 1 थे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, तो सारी एक्सपोर्ट मैंने यहाँ लोकल टैलेंट, मेरे ज़माने में सिर्फ जब मैं आया तो सिर्फ एक जर्मन था पाकिस्तान में, मैंने बाकी सारे पाकिस्तानी कर दिए, उनको उस लेवल पे पहुँचा दिया जिस पे वो थे। तो वो सारी दुनिया में आज भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, जो मेरे आए थे लोग। कितने थे। लोग हैं जो अब सैप का MD है, इसका है, कई MD हैं जो इस वक्त बने हुए हैं, जो बैंकों में हैं, जो मेरे साथ पास ट्रेनी आए थे, वो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हमने तो आपके यहाँ से कैरियर, मुझे नहीं पता था आपने भी मेरे यहाँ से कैरियर। सर बिल्कुल, स्टूडेंट ट्रेनिंग खाले ज़मान से। तो वो जो है, तो वो हमारे यहाँ, तो मेरा तो ये काम था। तो इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट पे नंबर, हमने कुवैत, दुबई, सारा मिडिल ईस्ट जो मेरा था, वेस्ट एशिया एंड दिस, तो उसमें मैंने सर मार्केट कैसे कैप्चर करी थी, क्या क्या इश्यूज आए थे? देखिए मार्केट आप करते हैं, 2 चीज़ें आप याद रखें, एक आपका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव होना चाहिए। आप किसी से ये नहीं कह सकते मुझे प्रीमियम दे दो, हम बड़े गरीब मुल्क हैं, भीख नहीं मांगनी। आपने जाके कॉन्फिडेंस से बताना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, इसकी ये कीमत है और आपको ये फ़ायदा है इसका। बिल्कुल सही है। जब तक मैं उनके अपने फ़ायदे की बात करूंगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। मैं उसके क्या, आप अगर ये मेरी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लॉसेस कम हो जाएंगे, आपका ये हो जाए। अफसोस की बात है कि ये मैं पाकिस्तान में लोगों को नहीं समझा सका, क्योंकि पाकिस्तान में वैल्यू जो है ना, वो इसकी नहीं है बात मेरिट की, पैसे की है। कि कौन किस गाड़ी से उतर रहा है, वैल्यू हमने छोड़ दी है, गलत तरीके से कमाया, प्रोडक्ट चाहे बिल्कुल खराब, गोली मार के बहुत अच्छे लोग हैं इनकी ले लो, ये है वो, ये वाली वहाँ बाहर नहीं है। वो कहते भाई मुझे बताओ मेरा फ़ायदा क्या है। तो हमने जाके, मैंने पर्सनली जाता था, ये नहीं कि MD हूँ तो मैं घर पे बैठा रहूँ, पहले मैं जाता था फिर कोई मेरे पास जाता था, मैंने दरवाज़ा खोल के आता था, समझा के आता था। दरवाज़ा खोलना जो है ना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के घर का या किसी कंपनी का, कस्टमर का, ये तरीका सिखाना पड़ता है। सही है। और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर उनको इम्प्रेस करना पड़ता है
सही है। जब आप इम्प्रेस करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ, आपको ए टू जी पता होना चाहिए, यानी आप वो बेचने ना चले हैं जिसको आपको खुद ही ना पता हो कि वो क्या है। तो वो जो भी सवाल पूछे उसका जवाब मैं पूछ के दूंगा, एक्सपर्ट से दूंगा, वो कहेगा ये ऐसी हवा में है। तो उसका आपने अपने आप को थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक दफा लगा लिया फिर बात फैल गई तो आग जंगल की तरह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर आप आवाज निकलती कि साहब इनके ट्रांसफार्मर ऐसे चल रहे हैं, इनकी मोटर ऐसे चल रही है, इससे लोड हो जाता है, इनके स्विच बोर्ड ऐसे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्ब ऐसे चल रहे हैं। तो आसराम भी हमारी थी, IT भी हमारी थी, टेलीकॉम भी हमारा था, टेलीनॉर ऐसे चल रही, मोबिलिंक ऐसे चल रहा है, वारिद। तो बस फिर क्वेश्चन पूछता है कोई नहीं, उन्हें सबको पता है कि इतनी जगह लगे हुए हैं, इतना कामयाब चल रहा है, तो क्या तकलीफ है। सीमेंट चल रही, सारी सीमेंट हमारी थी, सारी शुगर हमारी इक्विपमेंट लगा हुआ था, वहाँ हम डिस्टिलरी भी लाए जब हमारा ये बगास चला जाता था, और ये तो हमने उसको कन्वर्ट किया अल्कोहल में 100% जो मेडिसिन में इस्तेमाल, तो वो एक्सपोर्ट शुरू हो गया। सही है। तो वो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट डिफरेंट एनकरेजेस से आती हैं। आप सोचते रहें कि मैंने मार्केट को स्टडी करते रहें और ये देखेंगे मैंने इसको सर्व कैसे करना है। तो जिस मार्केट में जो गैप होता है ना उसमें घुसें। जब आप गैप में घुस जाएंगे तो बाकी सब खुद ही मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। आप अगर किसी को दीवार तोड़ के घुसना चाहेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल है, उसे कहते हैं नकब लगाना, वो नहीं करना। आपने दरवाजे पे खटखटा के डोर बेल बजा के बड़े एथिक्स के साथ, बड़े अखलाक के साथ एंटर होना है और फिर कामयाब होना है। बिल्कुल ठीक है। चोर आते हैं नकब लगा के, वरना लोग दरवाजों से आते हैं। सर एज अ स्टूडेंट और एज अ मेंटोर आप हमें दरवाजा खोलने के कुछ बेसिक टिप्स देंगे? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सबसे पहले ये जो 3 बातें की मैंने, यही गैप आइडेंटिफाई करना है। नहीं, सबसे दरवाजा खोलने की सबसे पहले अपने आप की पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है कि उसकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज होनी चाहिए जो आपको आता है। ओके। जो आप हाथ से कर, जब आप जाएंगे वो बात करेंगे ना तो अगला इम्प्रेस हो जाएगा दरवाजा। बिल्कुल ठीक है। आपके उसने कहा आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही भाई, आपका ये प्रॉब्लम। एक दिन एक साहब आए कि उन्होंने कहा जी हमारे BSF के थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ यार इतना प्रोडक्शन लॉस हो जाता है इस वजह से कि वो हमारा टेम्परेचर गलत हो जाता है, तो वो पूरी जो उनकी एक वो होती है देख या वो, तो वो फिक जाती। मैंने कहा मैं आपको इसका सोल्यूशन देता। जब हमने उन्हें सोल्यूशन दिया और फिर उनका लॉस 0 हो गया, तो उन्होंने कहा आप सारा वक्त हमारा काम करें। सही है। दरवाज़ा खोलने का ये तरीका है कि पहले आप किसी को जाके ऑफर करेंगे मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि आप मुझे ऑर्डर दे दें, ये कर दें, मेरे पास बड़ा अच्छा है मैं आपको पैसे दे दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये ना। मेरिट पे जाके आप कहें कि ये आपके मसाइल हैं, आप मुझे बताइए, अगर आपको कहीं टेक्निकल इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देता हूँ। सोल्यूशन प्रोवाइडर। वंस यू गो एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर टू एनीवन, एवरीबॉडी वुड लव यू। ओके। प्रॉब्लम नहीं बताएं उन्हें, सोल्यूशन बताएं। प्रॉब्लम उसको बताने दें, आप उसे हम क्या करते हैं कि जो जाता है वो खुद ही प्रॉब्लम बताने लगता है और सोल्यूशन उसके पास होता नहीं है उन प्रॉब्लम का। तो आजकल टीवी पे भी आप बात करें, सब प्रॉब्लम बता रहे हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल तो भाई सोल्यूशन चाहिए ना इस वक्त। प्रॉब्लम तो हम सबको पता है यार, सुबह से शाम तक। तो आपने अगर दरवाजे खोलने हैं तो सोल्यूशन प्रोवाइड करें। बिल्कुल ठीक है। सोचे और खुद पढ़ें, यानी नॉलेज बेस बढ़ाएं। अगर नॉलेज बेस नहीं बढ़ाई तो आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। ठीक है सर। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो नई कंपनीज लॉन्च करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनके लिए एज अ मेंटोर आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए एक तो उनको उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उन्हें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये कि हमारे जैसे या जो भी जिनको आप समझते हैं उन लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा, जैसे अमेरिका में, सारी दुनिया में, जर्मनी में एंटरप्रेन्योर्स को वेंचर कैपिटलिस्ट और जो वो हैं आपके एंजल्स, ये उनको सपोर्ट करते हैं। इसके बगैर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चल सकती। तो माशरे में एक ऐसी, हमारे यहाँ फिलंथ्रॉफी तो बहुत है लेकिन वेंचर और एंजल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिलंथ्रॉफी हम बहुत करते हैं, हम किसी को, यानी हम भिखमंगा बना देते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उतना ही पैसा हम एंटरप्रेन्योर पे लगा दें तो सब खाना खुद ही खा लेंगे। हमारा काम ये है कि खाना दे दो, ये बड़ा सवाब का काम है, विच आई डोंट लाइक। सबको फ़कीर बना दे। अवध का नवाब ने जब वहाँ कहत आ गया तो उसने कहा मेरे पास बहुत है, तो उसने भूल भुलैया बनवाई इसलिए कि बैठ के ना खाएं, इनको लगे कि मैंने कुछ काम किया, उसकी मुआवजे में मुझे खाना मिला रात। बिल्कुल सही। तो ये बात है ना कि जब आपको फ्री में मिल जाता है आपको करने की क्या जरूरत है। कहता है यार मैं 3 खाऊंगा फिर गाजी के मज़ार पे जाके सो जाऊंगा, वहाँ चर्च भी पी लूँगा। बिल्कुल यही हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है हम फ़कीर ना बनाएं, लंगर खाने ना खोलें, हम तरबियत एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, रंगल खाने बढ़ रहे हैं। आप सोचिए जिस नेशन में स्कूल बंद हो रहे हैं, 2.5 लाख स्कूल बंद हो गया पिछले 10 साल में, और प्राइवेट जो
अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सिर्फ 1000-500 मतलब कि पूरे कराची में 50,000 बच्चे होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप खोल रहे हैं, तो तरबियत कहाँ से होगी, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आएगी? आप सलानी में खाना खा के थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप आएगी आपको, सवाल ही पैदा नहीं तो कहने का मकसद है कि आपको हमें ये सारे पैसे इस पे भी थोड़ा सा तवज्जो, अभी ठीक है इस वक्त के लिए कि अभी तो गुर्बत है तो देना चाहिए, इसको मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ कि आप पहले एजुकेशन पे भी कुछ लगाइए ताकि बच्चे तरबियत करके खुद कमाएं और दूसरों को खिलाएं, वरना इस बात खुद खाने लगें। बिल्कुल ठीक है। तो एजुकेशन होनी चाहिए। इसके आजकल कोई नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, पूछते हैं आपको आता क्या है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं इस वक्त अपने इंटरव्यू देने, वो पूछेंगे आपको आता क्या है, आप कहेंगे जी मैंने ये डिग्री ली है, लम से ये लिए, फलां से वगैरह, वो बेकार। आप बताइए आपको ये चीज, ये ऐसे लिखना आता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ आई? बिल्कुल ठीक है सर। ये है आपने जो एक कुछ मॉडल की बात करी थी हैप्पीनेस के, देखिए जी, हैप्पीनेस की नहीं, सक्सेस की। प्रिज्म ऑफ सक्सेस मेरा ये है कि पहले तो आप हमसे का तस्वुर सोचें, HAAMSEY। एच से मेरा मतलब है ह्यूमन, यानी तो इंसान बनो। ऐसे आदमी को सिलेक्ट करो जो इंसान कम से कम उसमें इंसानियत हो, इंसाफ देखना हो, सच बोलता हो। ये टेस्ट ऐसे लो, मिसाल के तौर पे कोई आपका अगर इंटरव्यू लेने हैं आप किसी जगह, तो आप उसका कम से कम पहले साइकोलॉजिकल और मॉरल टेस्ट जरूर ले लें। क्योंकि इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है ना, फाइनेंशियल करप्शन से बड़ी बुरी। इंटेलेक्चुअल करप्शन आप पकड़ नहीं सकते, वो कागज़ पे नहीं होती। फाइनेंशियल तो कहीं ना कहीं ऑडिट वॉडिट में पकड़ी जाएगी, तो इसलिए इंटेलेक्चुअली करप्ट नहीं होना चाहिए। तो उसका मॉडल ये कि ह्यूमन, उसके लिए चेक करने के लिए क्या चाहिए, रेसिपी वो आपको चाहिए, उसका अप्रोच चेक करें कि अगर उससे पूछें भाई तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम शराब पीते हो नहीं पीते, नाचते हो, उससे ऐसी बातें ऐसी बातें करें कि तुम कितने लॉयल हो, माँ बाप की कैसे करते हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है। अगर वो फ़ख्र से बताता है मेरे माँ बाप गरीब भी हैं, तब भी तो आप सोचेंगे इसकी एक एथिकल लाइन है। तो ये चेक करें। फिर उसके बाद आप उसकी एटीट्यूड चेक करें कि ये तो नहीं कि थोड़े से प्रेशर में भाग जाता है या कोलैप्स कर जाता है, तो एटीट्यूड वगैरह सारा चेक करना पड़ता। फिर उसके बाद मार्केट की नॉलेज इसकी क्या है, जिसमें आया है कितना। ज़ाहिर है नया बच्चा, उसे हर चीज़ तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो पढ़ के आया ना। अगर ये नौकरी करने आया तो या उसमें आया, एंटरप्रेन्योरशिप में आया, तो मार्केट तो स्टडी करेगा ना कि गैप कहाँ है। जब आप मार्केट स्टडी करेंगे तभी तो पता चलेगा मैं कहाँ घुसूँ। बिल्कुल सही है। नक्शा देखेंगे तो ठेकेदार बनाएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्किटेक्ट को बन दो। फिर दूसरी चीज़ आपको होती है सर्विस, यानी सर्व करना आता है या नहीं आता। एक दफ़ा मैं PIA में सर्व करता था। उस ज़माने में जब मैं जर्मनी में रहता था, मैं पाकिस्तान की एयरलाइंस मिलती नहीं थी, तो मैं ज़्यादातर बाहर की, तो आदत हो गई थी उस सर्विस की। जब मैं एक दिन पाकिस्तान, जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान, उस वक्त के बाद पाकिस्तान आया, तो सुबह 7 बजे की फ़्लाइट में इस्लामाबाद जा रहा था किसी मीटिंग के लिए। तो वहाँ हमें जो सर्व कर रही थी एयर होस्टेस, मैं उसे देख रहा था कि कोई इधर फेंक रही है, कोई इधर गिरा रही है, कुछ ये कर। तो थोड़ी देर के बाद मैंने उसको बुला के कहा, मैंने कहा बीबी मुझे लग रहा है कि घरेलू सा माहौल है। कहने क्या मतलब है आपका? मैंने कहा जी इस तरह तो हमारी बेगम फेंक के देती हैं। उसमें PIA में तो कोई मतलब सर्विस के लिए हम यहाँ बैठे हैं, टिकट देखे हैं, मुफ्त में तो नहीं। तो आप किसी के कपड़ों पर गिरा रही हैं, फिर सॉरी कर रही हैं, किसी पे पानी गिरा रही हैं, खाना कोई इधर रख रही हैं, किसी का उधर रख रही हैं, कांटा उल्टे पे तो कभी सीधे पे, तो किसी का। तो ये तो दुनिया में मैंने किसी एयरलाइन में नहीं देखा। यही वजह है सर्विस नहीं आई, PIA बैठ गई। आज आप रोते हैं PIA ठीक कर लो, कैसे ठीक कर लो जब सर्विस ही नहीं है, तो क्या ठीक कर। और तो टिकट सबसे महंगा। और आपको पता है यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसने एमिरेट्स बनाई। बिल्कुल बनाई, यही और ये नंबर 1 थी। फ्लाई विद ग्रेट पीपल जो इसका स्लोगन है, वो उसने दिया था जॉन F कैनेडी की बीवी ने, जैकुलिन कैनेडी ने। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। हाँ, PIA इतनी बड़ी थी आपकी PIA, मतलब नाम ब्रांड था। उसको आपने तबाह कर दिया, स्टील मिल को तबाह कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि आपको ना मार्केट का पता, ना सर्व करना आता है। और एटीट्यूड अप्रोच, चोरी करो, रिश्वत लो, खा जाओ जो भी मिला। तीसरी चीज़ आपकी आती है उसे एग्जीक्यूशन, यानी इम्प्लीमेंट तो करो कुछ, सिर्फ बोल के निकल जाओ, फिर अगले 5 साल के बाद आगे बोलो ये करेंगे। तो मतलब आपने जो बोला इम्प्लीमेंट किया। भाई 100 दिन का प्रोग्राम था किसी का, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, किसी का 2 साल का था, किसी का था। कोई चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। हम 71 के बाद से आज तक गिरे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। सही कि एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन नहीं, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, यील्ड कहाँ से आएगी, वो आखिरी वाई। फिर इसके लिए आपको, इसके बाद आपने देखना है कि प्रिज्म ऑफ सक्सेस में इसको आप कन्वर्ट करें पर्सन में, यानी जेंडर वनियो पर्सन हो, वो पर्सन को समझाएं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के बाद प्रोडक्टिविटी का उसको कॉन्सेप्ट दें। फिर उसके बाद वो आएगा प्लेनेट पे, तभी तो सर्व करेगा। जो मैंने अभी बताया कि भीख ना दें, सर्वर बनाएं। बिल्कुल सही। तो वो जो है ना, तो और उसको कहेंगे पढ़ो,
भाई पैसे तो खाने में भी लगते हैं ना, पैसे पढ़ाने में भी लगते हैं, तो कहीं तो खर्च कर लें, आधे खाने में दे दें, आधे पढ़ाने में दे दें। तो वो जो है ना, तो वो सर्व, तो वो होता है प्लेनेट पे। फिर 5वां पीएफ, फिर प्रॉफिट आता है। जब आप सोसाइटी में हो जाते हैं तो प्रॉफिट आना है। आप ये नहीं कर सकते, वो तो फिर डाकू ले सकता है सिर्फ आपसे प्रॉफिट ना, गन पॉइंट पे। मतलब बिजनेसमैन या कोई काम करके आप उसी वक्त लेंगे जब आप प्लेनेट को भी देखेंगे, मजदूरों का भी ख्याल रखेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ का भी रखेंगे, तब आएगा प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट के बाद आपने कैश कन्वर्जन रेशो 1 से नहीं गिरने देना, कॉस्ट आपने कम करनी है, और फिर आप 2C, फिर जी है, ग्रोथ खुद ब खुद आएगी। हम इस फार्मूले पे अमल ही नहीं करते, इसलिए ग्रोथ नहीं आती। मैंने इस फार्मूले पे अमल किया, सीमेंस जो है ना 30 टाइम्स बढ़ गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। 30 टाइम्स, परसेंटेज नहीं, 30 टाइम्स। ओके, 2.5 से 72 लगा लो, 30 टाइम्स, बिल्कुल सही, तकरीबन 30 टाइम्स, बिल्कुल या ज़्यादा ही होगी, बिल्कुल सही ऐसे। और खाली बड़ी नहीं रेवेन्यू के मैंने सस्ता माल देना शुरू कर दिया, विद प्रॉफिट, with productivity, with share going up in the listed company, in the PSX, हर पैरामीटर ऊपर गया, हर डिविडेंड सारी सब चीज। तो ये असल में ये करना है हमने ना, इसी को रिपीट करना है, हर जगह ये रिपीट करना है। आप चाहे ODGSL ले लें या PPI, कोई भी ले लें, जहाँ भी आप ये काम करेंगे वो तरक्की करने लगेगा। अब देखें ना, प्राइवेट लोगों की स्टील मिल कितनी अच्छी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। हमारी स्टील मिल क्यों नहीं चलती सरकारी? तो सोचे ना, सर्विस का ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हमसे, और ये कैश कंट्रोल और कैश कन्वर्जन, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में अब हमें हुकूमतों को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हमने कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम खाली मैन पावर भेज के और खाली इस तरह की टेक्सटाइल और 2-3 एक्सपोर्ट करके हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास इतना डेट हो जाएगा कि आपसे अभी आपका 7 ट्रिलियन का डेट है एनर्जी और वीट का। ओके, अब हम जो कि हम प्रोड्यूसर थे, हम एक्सपोर्ट करते थे वीट, अब हम इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास डेट भी हो गया उस पर। बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मकसद है, इस तरीके से सक्सेस नहीं होती। सक्सेस की तरबियत तालीम से ज़्यादा तरबियत नॉलेज। इन्फॉर्मेशन तो इस मोबाइल में हर है, लेकिन हो सकता है गलत हो, सही हो, आपको ये नहीं पता। इल्म वो है जो आप, नॉलेज वो है जो आपको पता है कि ये सही है। बिल्कुल सही है, आई समझ में? तो मानना तो इसमें हर बीमारी का इलाज है, हर चीज़ का, तो किसी डॉक्टर की ज़रूरत है ना, एनर्जी की ज़रूरत है, AI भी इसमें है, चैट GPT भी है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो मेरा तुम्हारा क्या काम है? लेकिन ये सोल्यूशन हमारे पास भी है, सोल्यूशन बाहर वालों के पास भी है, वो तरक्की कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। तो इसकी कोई तो वजह है ना, इसको गैप को देखें, और जो लोग इस वक्त हुकूमत में आ रहे हैं उस गैप को फिल करें। बिल्कुल सही तो है। फिर वो रिस्पेक्ट होगा। रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज़ टू बी अर्न। बिल्कुल सही है। सर, फाइनल क्वेश्चन, हमारी एक्सीलेंस रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, और अपना इनोवेटिव रहें। ये ना रोते रहें ये नहीं है वो नहीं है। आप देखें जितने रिसोर्स वाले मुल्क हैं ना, वो गरीब हैं, हालांकि उनकी ज़मीन के नीचे तेल भी है, बिजली भी है। वजह क्या? इसलिए कि सर, यही जो मैंने आपको हमसे का फार्मूला दिया, खुद कुछ करते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो जब नहीं करते तो बाहर वाले आगे तेल भी निकाल के ले जाते। अब अगर सऊदी अरब की तेल है, वो सबसे ज़्यादा कौन प्रॉफिट कमा रहा है? जो भी है, बाहर वाले कमा रहे हैं ना खुद। तो वो इसलिए कि इतना है तो वो भी कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मिल जाए। इसी तरह आप कहीं अफ्रीका में देखें, सोना, दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना के ज़खायर वहाँ है, लेकिन ज़खायर उनके अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर डायमंड के ज़खायर वहीं है, पूरा अफ्रीका भरा हुआ है, लेकिन वो सबसे गरीब मुल्क है। बिल्कुल सही है। तो भाई काम, ये तो पीपल, ह्यूमन, ये 2 चीज़ें याद रखें। ह्यूमन से पर्सन बनाए, पर्सन से उसको ये सारी चीज़ें सिखाएं, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसको ट्रिकल डाउन करें। मैं अगर बोलूँगा तभी तो नीचे जाएगा, वरना कैसे ठीक होगा? और हम सिर्फ ये गलत फहमियों में नहीं रहे कि मुग़ल ये थे और फलाना वो थे। अब दुनिया बदल गई है। बिल्कुल ठीक है। अब एक ज़माने में जितना इस मोबाइल फ़ोन में चीज़ें हैं, अगर वो आप जमा करें, डेटा नहीं सिर्फ उसकी इक्विपमेंट जो पहले इसका हर चीज़ का अलग अलग इक्विपमेंट था, जैसे मूवी कैमरा तो फलाना का, और अलग से ये कैमरा। तो आज आप ये इस पे बैठ के जूम भी कर लेते हैं। इसके अगर इक्विपमेंट जमा करें तो आपको पूरा 500 गज का घर चाहिए होगा। बिल्कुल सही है। वो इक्विपमेंट रखने के लिए अब सारा कुछ इसमें। बिल्कुल सही, कंपैटिबल। तो ये सोचने की बात है ना। जिस वक्त लोग फ्यूजी फिल्म बना रहे थे तो लोगों ने बताया उनको जाके कि भाई ये अब थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, डिजिटल आ जाएगा। तो अब आपको पिक्चर खींचते हुए ये फिक्र नहीं होती कि यार इसे डेवलप कराना होगा तो मैं गलत ना खींचूं। अब आप जो मर्जी है खींच लेते, बाद में जितनी बेकार होती डिलीट कर। बिल्कुल सही। ये देखिए कॉन्सेप्ट है ना नया, फर्स्ट डिफरेंट। कोई आया ना लेके, बिल्कुल सही है। पहले तो नहीं बनाया तो नहीं मिला ना, किसी ने सोचा। हमारे यहाँ ये सलाहियत ही हम नहीं पैदा कर रहे बच्चों में। बिल्कुल हम उनको कहते हैं कोचिंग सेंटर चले जाओ, ये 5 सवाल आएंगे, ये 10 मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 इसमें से आएंगे, वो कर लेना, पास हो जाओ। बिल्कुल ये तो कोई बात ही ना हो। ये तो हम रोबोट, ये क्या ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। बिल्कुल अपनी अकल तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा।
किसी चीज़ में, चाहे ऊपर से लेके टॉप से लेके नीचे तक, मुझे तो कोई नहीं नजर आया जो अपने, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है। तो ये तरबियत तो नहीं हुई ना। बिल्कुल सही ये तो एक अजीब किस्म का जंगलीपन हो गया कि मैं हर किसी की इज्जत ही नहीं है इस मुल्क में, किसी आदमी की इज्जत नहीं है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। बिल्कुल सही तो कहा। ये पहले इज्जत करना तो सीखें। बिल्कुल सही। इसमें पैसे लगते हैं, इसमें IMF का फंड चाहिए, नहीं इन किसी भी चीज में जो मैंने तुम्हें बोला, इसमें कोई कर्जा चाहिए, नहीं सर, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं सर। फ्रॉड को खत्म करने के लिए पैसा चाहिए। आपके इतने नियत ज्यादा चाहिए एंटी सर। करप्शन के लोग हैं जो बने हुए नैब, ये तो इसको खत्म करने के लिए कोई पैसा चाहिए। ये तो बने हुए, इनको तो दे ही रहे ना, तो खत्म क्यों नहीं होता सर? नियत। तो बस फिर मैंने आपको ये सारा सोल्यूशन बता दिया। देखिए इसकी कोई ऐसा ये वो नहीं है मैं पानी में घोल के आपको पिला दूं फार्मूला। ये सारी चीजें आपको सीखनी, और इसके ऊपर अगर मैं लेक्चर देना पूरा शुरू करूं डिटेल में तो कम से कम 2-3 घंटे गुजर जाएंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी बनाने, आपको उम्र चाहिए होती है पर्सनैलिटी बनाने के लिए। इसलिए नहीं होता कि हाँ उसका निचोड़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ अल्फाज में कि ये करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सर। और अगर ये नहीं करेंगे तो आप गिरते चले जाएंगे। जैसे भी पहले हमारी यील्ड ज़्यादा थी, हम गाय वहाँ से स्मगल होती थी और अनाज यहाँ से स्मगल होता, अब उल्टा हो रहा है। और देखिए ना स्मगलिंग भी क्यों हो रही है, क्योंकि मुल्क में कोई चीज़ कम है तो वो स्मगलर गैप देख के ले आते हैं सस्ता करके। तो आप वो गैप ख़त्म कर दें, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। आप जितने मर्जी लोग खड़े कर दें वो पैसे ले लेके स्मगलिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक के पीछे 3 लाइनें लगा दें स्मगलिंग रोकने के लिए कि ये पहली लाइन है, ये वो तीनों को पैसे दे के आएगा और आपकी चीज़ महंगी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों रहने दें, आप उसको इतना कॉम्पिटिटिव बना दें कि हमारे पास से वो स्मगल करे लेकिन। इंशाल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद है कि स्मगल तो वैसे बुरी बात है, लेकिन मेरा कहने का मकसद है उल्टा काम भिजवाएं। तो मेरा कहने का मकसद है कि हम फिर रोते उन चीज़ों पे हैं जिन पे नहीं रोना चाहिए, उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि यार ये अगर तेल स्मगल होके आ रहा तो क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारा महंगा उनका सस्ता है। बिल्कुल सही। तो भाई उसको सस्ता करने की कोशिश करो, कैसे करना है कोई इस पे सोच ही नहीं रहा। हर रोज बिजली बढ़ा देते हैं, हर रोज तेल की कीमत बढ़ा देते, 10 रुपए कम करते 50 रुपए बढ़ा देते। ये तो लॉलीपॉप वाली बात हो गई ना। इस तरह हमारी कोई नेशन नहीं चल सकती। मैं किसी एंटरप्रेन्योर को कोई फार्मूला नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन रहा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आपको इंशाल्लाह ताला बुलवाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। जज़ाकल्लाह।